काफी दिनों से काम तलाशने के बाद जब मुझे किसी भी तरह का काम नहीं मिला तो मैंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कार खरीद लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कार खरीदने से मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि कार तो मैंने खरीद लिया था, मगर उसे चलाऊं तो चलाऊं कहां, ये सोच सोच कर मैं काफी परेशान रहने लगा कि तभी एक दिन मैं चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था तो मेरा एक दोस्त अजय चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला। क्या बोला? क्या चल रहा है आजकल? अजय हमारे गांव के बाहर वाले अस्पताल में वार्ड बॉय का काम किया करता है। खैर, अजय से पूछने पर मैंने उसे अपनी सारी परेशानी बता दी। मेरी सारी परेशानी सुनकर अजय ने कहा, अरे ये बात है, तो तू एक काम कर, कल अपनी गाड़ी लेकर मेरे हॉस्पिटल में आ जा। मैं अपने मैनेजर साहब से बात करके तुझे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने की परमिशन दिला देता हूँ। अजय की ये बात सुनकर मेरे काफी दिनों से मायूस पड़े चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जिसके बाद अगले दिन ठीक सुबह 10 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, जहां अजय ने मेरी मुलाकात मैनेजर से करवाई। मैनेजर काफी अच्छे इंसान थे, जिस कारण उन्होंने मुझे एम्बुलेंस चलाने की परमिशन दे दी। तो मैंने अपनी कार को एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई करवाया और उसी हॉस्पिटल में अपनी कार को एम्बुलेंस के तौर पर चलाने लगा। जिसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, मेरी अच्छी खासी इनकम भी होने लगी, जिससे मेरे घर की आर्थिक हालत भी सुधरने लगी। कि तभी एक रात 9 बजे मैं अपनी गाड़ी को हॉस्पिटल के बाहर खड़ी करके गाड़ी के अंदर बैठा ही था कि तभी हॉस्पिटल से मुझे अजय का कॉल आया। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही अजय ने कहा, यार तेरे लिए एक भाड़ा है, तुझे एक डेथ बॉडी को लेकर कालामुड़ा गांव जाना होगा। हालांकि मैं रात के वक्त डेथ बॉडी को कभी भी कहीं लेकर नहीं गया, मगर मुझे भूत प्रेत इन सब चीजों से डर नहीं लगता था। इस पर मैंने अजय को हाँ बोल दिया, जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर उस डेथ बॉडी को एम्बुलेंस में डाला और अजय से उस डेथ बॉडी के घर का पता लेकर कालामुड़ा गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। गाड़ी स्टार्ट करते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। हमारे यहाँ से कालामुड़ा गांव करीब 200 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहां पहुंचने में करीब 4 घंटे का समय लगेगा। हालांकि उस समय हमारे गांव में रात के 9:30 बजना यानी काफी रात, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से खाली था। तो मैं अपनी गाड़ी को काफी रफ्तार से भगा रहा था। ठंड का मौसम होने के कारण मैंने अपनी एम्बुलेंस की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, ताकि बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाएं गाड़ी के अंदर ना आ सके। रास्ते पर चारों तरफ इतना कोहरा छाया हुआ था कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो सब धुंधला धुंधला। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे काफी तेज ठंड लगने लगी। लेकिन अभी तो सब ठीक था, तो फिर मुझे इतनी ठंड कैसे लगने लगी, ये सोचते हुए मैंने जब एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि अपनी निगाहें पीछे घुमाते ही मैंने देखा कि उस डेथ बॉडी के पास वाली खिड़की खुली हुई है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस खिड़की को ठीक से लॉक किया था, तो फिर वो खिड़की अपने आप कैसे खुल सकती है? खैर, मैं इस बात पर उतना ध्यान ना देकर गाड़ी को रास्ते के किनारे रोका और खिड़की बंद करने के लिए गाड़ी के पीछे गया। तो गाड़ी के पीछे जाते ही जब मेरी नज़र उस डेथ बॉडी पर गई तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से उस डेथ बॉडी को गाड़ी में चढ़ाया था वो डेथ बॉडी उस तरह नहीं थी।
लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। जिस पर मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, लगता है गाड़ी चलने की जर्किन से बॉडी हिल गया होगा। अपने मन को ये समझाकर मैंने उस खुली हुई खिड़की को बंद किया और वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते पर चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि उस अंधेरे के आगे मेरी हेडलाइट की रोशनी ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। चारों तरफ इतना सन्नाटा छाया हुआ था कि आ रही रात कीड़ों की आवाजें मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। रात काफी हो जाने के कारण रास्ते पर मुझे दूर दूर तक मेरे अलावा इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे गाड़ी के पीछे की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वो डेथ बॉडी जोर जोर से अपना पैर पटक रही हो। ये देखने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो एक बार फिर मैं काफी हैरान रह गया, क्योंकि एक बार फिर से उस डेथ बॉडी ने अपनी करवट बदल ली थी। अब मुझे समझ आ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को और उस डेथ बॉडी को वहां छोड़कर भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने काफी मेहनत से ये गाड़ी खरीदी थी। तो मैं हिम्मत जुटाकर उसी तरह आगे बढ़ने लगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि एक तो इतना सुनसान रास्ता, ऊपर से गाड़ी में एक डेथ बॉडी के साथ मैं अकेला, तो ये माहौल किसी को भी डरा सकता है। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, जो हाथ दिखाकर मुझे मेरी गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। तो उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि शायद उसे लिफ्ट चाहिए होगी, और ऐसे भी अकेले मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो उस आदमी के मेरे साथ होने से मेरा डर भी कम हो जाएगा, ये सोचकर मैंने अपनी गाड़ी को ठीक उस आदमी के पास रोका। तो मेरे गाड़ी रोकते ही वो आदमी चलकर मेरी तरफ आया और मुझसे कहा, भाई साहब, मुझे काला मुड़ा गांव जाना है, तो आप मुझे क्या वहां तक छोड़ देंगे? उस आदमी का चेहरा मुझे काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। तो मैंने उस आदमी से कहा, हाँ भाई साहब, आप बैठ जाइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया और मैंने भी वापस से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उस आदमी के आने से मेरा डर भी काफी कम हो गया था, मगर मुझे बार बार लग रहा था कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और अपने सवाल को उस आदमी से पूछते हुए कहा, भाई साहब, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो मेरे ये पूछते ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी हंस क्यों रहा है। तो मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप हंस क्यों रहे हैं? इस पर उस आदमी ने अपने हाथ का इशारा करके मुझे पीछे देखने को कहा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और इतनी ठंड में भी मेरा पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि पीछे मुड़ते ही मैंने देखा कि उस डेथ बॉडी की शक्ल और उस आदमी की शक्ल एक है। ये देखकर मैं समझ गया कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। मेरे हाथ पैर इतने तेज कांप रहे थे कि मैं गाड़ी को संभाल नहीं पा रहा था, और मुझे ये भी पता था कि वो भी मुझे मार डालेगा। काफी तेज हाथ पैर कपकपाने के कारण मैं गाड़ी संभाल नहीं पाया और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पर बेहोश पड़ा था
उस रात तो किसी तरह से मेरी जान बच गई, लेकिन उस रात के बाद से मैंने रात को डेथ बॉडी ले जाने का काम एकदम ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज से 30 साल पहले हमारे गांव में उत्तम नाम का एक आदमी रहने आया था। उसने हमारे गांव का एक खाली घर भाड़े पर लिया और उसी में रहने लगा। उसने जो घर भाड़े पर लिया था उसके आसपास कुछ भी नहीं था, अगर था तो सिर्फ खाली सपाट मैदान। उससे मेरी मुलाकात पहले दिन ही हो गई थी, जिस दिन वो हमारे गांव में रहने आए थे। वो अधेड़ उम्र का एक काफी शौकीन आदमी था। उसकी पत्नी 10 साल पहले ही मर चुकी थी और उनका कोई बेटा भी नहीं था। वो इस दुनिया में अकेले रहते थे, मगर उत्तम बाबू काफी कम बात करते हैं। मैं इसके अलावा 2-3 बार उनके घर गया, मगर उन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की, जिसके बाद मैंने भी उनके घर जाना छोड़ दिया। मगर इतने दिनों में मैंने जो देखा वो बात मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि उन्होंने अपना घर इस तरह से सजा कर रखा था जैसे वो किसी आदमी के बस की बात ही नहीं थी। खैर, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, जिसके बाद मुझे कानों कान ये बात पता चली कि उत्तम बाबू के घर से रात के वक्त किसी औरत की आवाजें आती हैं। ये बात सभी लोगों के साथ ही साथ मुझे भी खटकी कि भला उत्तम बाबू तो अकेले उस घर में रहते हैं, तो रात के वक्त किसी औरत की आवाज कैसे आ सकती है? कहीं उत्तम बाबू हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। खैर, पूरी बात सुनने के बाद मैं अपने घर आ गया। तो उसी रात ठीक रात के 9 बजे मेरे घर पर हमारे गांव के 2-3 लड़के आए, जिसके बाद उनमें से एक ने कहा, नितेश बाबू, सुन रहे हैं ना गांव में क्या हो रहा है? उसके इतना बोलते ही मैं समझ गया कि ये लोग उत्तम बाबू के बारे में बात करने आए हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ सुन तो रहा हूं। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा, हमने तय किया है कि कल सुबह सरपंच जी को पूरी बात बताकर उत्तम बाबू को गांव से निकाल देंगे। उसकी ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। भला किसी इंसान के बारे में कानों कान कुछ भी सुनकर हम उसे गांव से नहीं निकाल सकते। ये बात मैंने उन लड़कों को भी बताई, तो उन्हें भी ये बात ठीक लगी, जिसके बाद ये तय हुआ कि कल रात मैं और इनमें से एक लड़का राजू, हम दोनों उत्तम बाबू के घर के पास छिप छिपा कर जाएंगे और ये पता करेंगे कि माजरा क्या है। पूरी बात तय हो जाने के बाद सभी लड़के अपने अपने घर चले गए और मैं भी आराम से सो गया। अगली रात मैं जाने के लिए तैयार होकर बैठा ही था कि तभी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने राजू खड़ा था, जिसके बाद मैं अपने घर पर आता हूँ बोलकर राजू के साथ चलता बना। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। अमूमन रात के 10 बजे तक हमारे गांव के सभी लोग सो जाते हैं, तो रास्ते पर हमारे अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। रास्ते पर इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि चल रहे राजू के जूतों की आवाज हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, जिस पर मैंने राजू से कहा, अरे तेरे जूतों की आवाज काफी तेज आ रही है, तू बाहरी रास्ते पर रुकना। चलते चलते हम उत्तम बाबू के घर के करीब पहुंचे तो राजू रास्ते पर ही रुक गया और मैं धीरे धीरे छुप छुपा कर उनके खिड़की के पास गया। तो मुझे हल्की हल्की बात करने की आवाजें आ रही थीं, मगर वो आवाज किसी औरत की थी या किसी आदमी की, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा था। तो मैं पैर दबाकर चलते हुए दरवाजे के पास गया तो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और तभी मुझे हल्की आ रही आवाजें थोड़ी जोर सुनाई पड़ी। उस घर से 2 आवाजें आ रही थी। एक जानी पहचानी
उत्तम बाबू की और किसी औरत की। तभी मैंने अपने मन ही मन में कहा, तो गांव वाले ठीक ही कहते हैं, मगर ये औरत है कौन? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे साफ साफ सुनाई दिया कि उस औरत ने उत्तम बाबू से कहा, एक आदमी घर के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहा है, उसे घर के अंदर बुला लाइए। ये सुनकर मैं जितना हैरान नहीं हुआ, उससे ज्यादा शर्म में पड़ गया कि मैं उत्तम बाबू को क्या जवाब दूंगा। अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी एकदम से दरवाजा खुला और उत्तम बाबू निकलकर बाहर आए, मगर उन्होंने मुझे कुछ उल्टा सीधा कहे बिना मुझसे ये कहा, आइए अंदर आइए। शर्म में मैं पहले से ही पड़ चुका था, तो अब उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। तो मैं घर के अंदर गया, मगर घर के अंदर जाते ही मैं सहम गया, क्योंकि अभी अभी जिस औरत की आवाज इस घर से आ रही थी वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। बस घर के अंदर उत्तम बाबू और उनके बगल में रखा एक कलश था। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने साफ साफ औरत की आवाज सुनी थी और बाहर जाने का एक ही रास्ता है जहां मैं खड़ा था, और ये घर उतना बड़ा भी नहीं है जहां वो औरत छिप सके। तो वो औरत गई तो गई कहाँ? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उत्तम बाबू ने मुझे बैठने को कहा, तो मैं उनके बगल में बैठ गया। मेरे बैठते ही उत्तम बाबू ने कहा, कोई जरूरी काम था क्या? उनके इस सवाल का अभी मैं जवाब देने जा ही रहा था कि तभी मुझे उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। तो उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और उठ खड़ा हुआ कि भला इस कमरे में तो कोई औरत नहीं है, तो ये आवाज कहां से आ रही है? तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मानो मेरे शरीर का सारा खून जमकर बर्फ के समान हो गया, क्योंकि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी कलश में से आ रही थी जो उत्तम बाबू के बगल में रखा हुआ था। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उस कलश के अंदर आ रही उस औरत की आवाज ने उत्तम बाबू से कहा, क्या जरूरी काम? ये आपकी जासूसी करने आए हैं कि आप किस औरत से बात करते हैं? उस कलश से निकल रहे इस आवाज को सुनकर मैं और जोर जोर से कांपने लगा और कांपती हुई आवाज में उत्तम बाबू से कहा, ये क्या हो रहा है? इस कलश से आवाज कैसे आ रही है? इस पर उत्तम बाबू का जवाब सुनकर मैं क्या, वहां खड़ा कोई भी आदमी गिरकर बेहोश हो जाता। आगे उत्तम बाबू ने बताया, ये मेरी पत्नी है जो 10 साल पहले मर चुकी है और उसकी आत्मा हर रात कलश के अंदर आकर मुझसे बातें करती है। उत्तम बाबू की बात खत्म होते ही कलश के अंदर से वापस से उनकी पत्नी की आत्मा ने मुझसे कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसे रात के वक्त किसी दूसरे के घर पर ताका झाकी करते हुए? जाइए अपने घर जाइए। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर आ गया। इस घटना के बाद मैंने उत्तम बाबू के घर की तरफ जाना छोड़ दिया। मैं इतना डर गया था जिस कारण मेरी काफी तबीयत खराब हो गई थी और अब कोई भी उत्तम बाबू के ऊपर सवाल नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।